पॉलिटिकल अफेयर्स में आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो पीजीटी हिंदी हैं दिल्ली में, और वो हिंदू में मेरे साथ पढ़ाई भी करते थे। मेरे साथ लॉ मौजूद है यहाँ पे। इन्होंने हिंदू कॉलेज से हिंदी में पढ़ाई करी, जेएनयू से पीएचडी करा है, और अभी एज ए पीजीटी टीचर वर्क करते हैं दिल्ली गवर्नमेंट में। तो उनसे उनकी जर्नी जानने की कोशिश करेंगे और क्या तरीके आपने अपनाए हैं पीजीटी एग्जाम क्रैक करने के, वो जानने की कोशिश करेंगे। शुरू से ही मैं सर जगह पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी रहे हैं। मैं भी पॉलिटिकल साइंस पसंद करता था, पर किन्हीं कारणों से मैंने ग्रेजुएशन में हिंदी लेने का फैसला किया। मेरे टीचर रहे स्कूल के नरेंद्र सिंह निहार, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप हिंदी में भी करियर बना सकते हैं, और हिंदी भी मुझे पसंद रही है। हिंदू कॉलेज उस समय हिंदी के लिहाज से सबसे अच्छा कॉलेज था, हमें भी। अभी भी है। तो मैंने हिंदू कॉलेज चुना और हिंदू कॉलेज में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। फिर यहाँ से मैंने हिंदी में एमए किया, हंसराज कॉलेज से एमए किया हिंदी में, यहाँ से ग्रेजुएशन किया, फिर एमफिल की दिल्ली विश्वविद्यालय से, और जेएनयू से पीएचडी की। बाकी सारी बातें आप जानते हैं, किनारे पास किया। लॉ के बारे में कुछ और बातें मैं बता देता हूँ कि हिंदी में इंटेलिजेंट और मेहनती बच्चे होने के साथ साथ लॉ ने डिबेटिंग में बहुत अच्छे काम करे हैं, बहुत डिबेट जीती हैं, वो सारी चीज़ें करी हैं, बोलने में बहुत बेहतर है। तो लॉ जो ये जॉब वाली जर्नी है, मतलब एग्जाम निकालने की जर्नी है, उसमें कैसे आपने प्लान करा था? मतलब पीएचडी भी बहुत टफ होता है, जेएनयू का सारी चीज़ें होती हैं, तो इसके लिए टाइम कैसे निकाला और क्या बेस्ट तरीका है अगर किसी को क्रैक करना? तो प्राइमरी फोकस कभी था नहीं स्कूल टीचिंग में जाने का, लेकिन इसका एक अच्छी नौकरी है, दिल्ली में मेरा घर है, दिल्ली में फैमिली रहती है। तो ये प्लान था कि अगर दिल्ली में नौकरी रहे तो ज़्यादा बेहतर है। उस लिहाज से इस नौकरी की तैयारी की थी, इसका फॉर्म भरा था। और चूंकि पेपर इसका बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप बेसिक जानते हैं तो पेपर बहुत आसान है, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा इसमें, 3-4 महीने की तैयारी बहुत सफिशिएंट है अगर आप ईमानदारी से तैयारी करते हैं। ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं आई मुझे। बाकी किस्मत का भी साथ रहता है किसी भी नौकरी के लिए। और जो पहले मेहनत करी है वो काम आती है। लॉ ने जो 3 महीने बताए हैं, 3 महीने के पहले जो 10 साल की मेहनत है, हिंदू मिल 2013 से लेके फिर जेएनयू तक का जो जर्नी है, वो पूरे टाइम मेहनत की जर्नी रही। बहुत शानदार बात आपने कही है, बिल्कुल। हम ये भूल जाते हैं कई बार, हो सकता है कि हम बिना पढ़े एग्जाम देने चले जाते हैं और हम कहते हैं हमने बिना पढ़े एग्जाम पास कर लिया, पर ऐसा होता नहीं है। असल में हमने जो पुरानी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे आज भी मैं हिंदी साहित्य का कोई पेपर सॉल्व करता हूँ तो मेरे ग्रेजुएशन और एमए की क्लासेस काम आती हैं। भले मैं आज नहीं पढ़ रहा हूँ, वो सारी पढ़ाई, सारा सेंस, सोचने का तरीका बहुत काम आता है। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, उनको केवल वो 2-3 महीने वो तैयारी वाला पार्ट दिखता है, पहले जो बेस बना होता है। इसीलिए अच्छे कॉलेजेस से पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी जगह अगर आप हैं तो वो एक हेल्प करता है। जैसे कोई बच्चा यहाँ पे तैयारी करने का प्लान कर रहा हो, अगर उसने मास्टर्स करा है, तो पहली बात तो दिल्ली में टीचर बनने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, एमए के अलावा क्या क्या डिग्री चाहिए हो? एमए के साथ आपको अब जो नए नियम आ गए हैं रिक्रूटमेंट के, उसमें बीएड चाहिए आपको। बीएड कंपलसरी है पीजीटी के लिए। अगर हिंदी टीजीटी बनना चाहते हैं तो भी बीएड चाहिए, उसमें एमए नहीं चाहिए आपको। पहले जिस नौकरी में मैं हूँ उसकी जो एलिजिबिलिटी थी वो थोड़ी सी अलग थी, उसमें बीएड कंपलसरी नहीं था। अगर आप 10th क्लास से लेके एमए तक फर्स्ट डिवीजन पास है तो आप एलिजिबल हैं उस नौकरी के लिए। अगर आप नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके 3 साल के भीतर आपको बीएड की डिग्री जमा करनी होती है। इसी एलिजिबिलिटी के साथ मैं इस नौकरी में आया हूँ। मैं अभी फ़िलहाल बीएड कर रहा हूँ, पहले से बीएड नहीं था, पर अब दिल्ली गवर्नमेंट ने नए नियम ला दिए हैं जिसके तहत पहले से बीएड होना ज़रूरी है। तो अगर आप एमए पास हैं और आपने बीएड की डिग्री की हुई है तो आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं। और इस नौकरी की तैयारी के लिए जो सबसे अहम चीज़ है, जो हर नौकरी के लिए होती है, कि इसका पेपर के पैटर्न को समझना, पुराने सवालों को देखना, सवाल किस नेचर के हैं, और फिर उसके हिसाब से अपनी तैयारी करना। तो कौन सी किताबें बताना चाहेंगे, जैसे जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, कौन सी बेस्ट किताबें होंगी खासतौर पे इस एग्जाम का अगर फोकस करते हैं? मैं पहले पेपर के पैटर्न को थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस परीक्षा में, पीजीटी हिंदी की परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का, जनरल पेपर होता है जिसमें 5 टॉपिक आते हैं 20-20 सवालों के। 100 सवालों का पहला पेपर होता है जिसमें मैथ है, रीजनिंग है, जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है, और जीएस है। ये 20-20 सवालों के 5 सेक्शन है, इन्हीं से ये पेपर बनता है। और जो दूसरा पेपर है वो 200 सवालों का होता है, जिसमें आपका विषय होता है, हिंदी होती है, प्लस 20 नंबर की पेडागोजी होती है। 200 में से 180 नंबर आपके हिंदी साहित्य और पत्रकारिता से होते हैं, और 20 नंबर आपका शिक्षा शास्त्र होता है, पेडागोजी होती है। इससे आपका पेपर तैयार होता है। और हिंदी के जो बच्चे हैं सामान्यतः पहले पेपर में कमज़ोर होते हैं, मैथ, रीजनिंग और अंग्रेजी उनकी बहुत बेहतर नहीं होती है। तो मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हिंदी में तो अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो हिंदी का पेपर है उसका स्तर बहुत टफ नहीं है। खासतौर पे अगर इतने बड़े बड़े कॉलेजेस से हाँ, और जैसे अगर आपने नेट पास किया हुआ है तो नेट के मुकाबले बहुत आधा स्तर है इसके पेपर का। तो हिंदी में तो हम अच्छा कर जाते हैं, पर पहले पेपर में चुनौती आ जाती हैं। अगर अब हम किताबों की बात करें तो हिंदी साहित्य में बात करें तो सरस्वती पांडे, गोविल पांडे की किताब जो ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर है वो काफ़ी है। दृष्टि पब्लिकेशन की किताब है, वो आप देख सकते हैं। उपकार प्रकाशन की किताब आती है, आप वो देख सकते हैं। कोई भी एक
ऑब्जेक्टिव किताब हिंदी के लिए आप देख सकते हैं, वो सफिशिएंट। और पेडागोजी के लिए आप, अगर आपने बीएड की हुई है जो कि इसकी एलिजिबिलिटी है, तो आपको फिर अलग से किताब की जरूरत नहीं है। फिर भी देखना चाहें तो लूसेंट की बाल मनोविज्ञान पर किताब आती है, वो देख सकते हैं। और फर्स्ट पेपर की तरफ अगर मुड़े तो उसके 5 अलग अलग सेक्शन हैं और उसकी तैयारी ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। तो जीएस बहुत गहराई में नहीं पूछता है, तो इसलिए आप, नहीं लगता लूसेंट की जो सामान्य ज्ञान है उसको देखना सफिशिएंट होगा। जनरल इंग्लिश के लिए केडी कैंपस की नीतू सिंह की जो किताब है वो भी काफ़ी होगी। बेसिक सवाल आते हैं, सेंटेंस एरर, फाइंडिंग एरर और सेंटेंस अरेंजमेंट, वो सब हम देख सकते हैं। सामान्य हिंदी के लिए केवल व्याकरण आते हैं। आपका जो सेकंड पेपर है उसमें भी व्याकरण आता है और आपके फर्स्ट पेपर के 20 क्वेश्चन में भी व्याकरण आता है। तो सामान्य हिंदी किताब आती है लूसेंट की, वो बहुत पर्याप्त है। मैंने भी उसी से तैयारी की थी और पिछली बार तो लगभग 70 सवाल व्याकरण से आए थे। कितने सवाल? हाँ, 180 सवाल हिंदी के होते हैं 200 में से, जिसमें 70 सवाल केवल व्याकरण के आए थे। तो व्याकरण बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो सामान्य हिंदी लूसेंट आप देख सकते हैं। मैथ और रीजनिंग के लिए कोई स्पेसिफिक किताब मैं नहीं सजेस्ट कर सकता। उसके जो टॉपिक्स हैं आप सिलेबस देखिए, उस टॉपिक को कहीं से भी कवर कर सकते हैं, किसी यूट्यूब चैनल से, किसी भी किताब से, जहाँ से वो चीज़ें कवर होती हैं। तो ये तरीके हैं, लॉ ने पूरा डिटेल में बता दिया कौन से सेक्शन का है। सबसे अच्छी बात मैं आपको एक बताता हूँ कि जब भी हम टाइम काउंट करते हैं, अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, अगर आप 4 घंटे केवल हिंदी और पढ़ने में लगाएंगे तो शायद आपके 2-3 नंबर बढ़ेंगे, लेकिन उतना अगर आपका पेपर 1 वीक है वहां लगा देंगे तो शायद 5 नंबर बढ़ जाएं। तो हमेशा इस तरह से प्लानिंग करके चलना, जैसे लॉ ने आपको बताया कि पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हिंदी तो जिन्होंने पढ़ी है सब नहीं पढ़ी है, उसमें आप दूसरे इंसान को 10 नंबर 12 नंबर से पछाड़ सकते हैं, लेकिन पेपर 1 में बहुत गैप क्रिएट कर सकते हैं अगर आप ध्यान से प्लान। पेपर 1 में आपको पता होना चाहिए कि 40 नंबर उसकी एलिजिबिलिटी होती है। 100 में से 40% लाना अनिवार्य है। अगर आप उतने नहीं ला पाते हैं तो आपका अगला पेपर चेक नहीं होता है। तो ये नंबर अगर 40 से ऊपर है तो जुड़ेंगे भी कि? हाँ, जुड़ेंगे, दोनों का मिलकर ही रिजल्ट तैयार होता है। तो बहुत बेहतर है, अगर खासतौर पे जिनका पेपर 1 अच्छा है उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ हिंदी में उन्होंने बहुत अच्छा किया होता है, पर पहले पेपर में 50 बिलो 50 रह जाते हैं, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आपका टारगेट कम से कम 55 से 60 पहले पेपर में लाना होना चाहिए। और मैं जानता हूँ आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, अगर आप ये देख रहे हैं तो कई बार आपका मैथ अच्छा नहीं होगा, कई बार आपकी रीजनिंग अच्छी नहीं होगी, अंग्रेजी नहीं होगी। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप कोई एक सेक्शन छोड़ सकते हैं जो आपको बहुत परेशान कर रहा हो। सबके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, पर 4 कोई ऐसे सेक्शन होने चाहिए जिनकी आप बहुत अच्छी तैयारी करें। आप मैथ अगर छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, पर उसके भी कुछ बेसिक सवाल होते हैं, परसेंटेज के सवाल होते हैं, गुणा-गणित होता है सामान्य, क्योंकि तो आपको नहीं पता है कि किसमें से टफ आएंगे, तो बहुत बार आपने छोड़ दिया, उसमें से इजी सवाल आ गए, तो वो नहीं करना है। ऐसे मेरा भी मैथ बहुत खराब था, पर मैंने भी 5-7 सवाल अटेम्प्ट किए थे और वो सही हो गए थे। मेरा चयन होने में उसका बड़ी इंपॉर्टेंट। वही बोल रहा हूँ कि कभी भी कहाँ से सरल आएंगे आपको नहीं पता। हो सकता है कि आपका कोई फेवरेट जोन है कि भाई मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, उसमें से रेंज बढ़ा दी है, अब आपका मेहनत वाले जोन में आप कम हो गए, एक सेक्शन आपने छोड़ा हुआ है। बस मैंने इसलिए कहा कि कई बार हमारे बच्चे सारी तैयारी छोड़ के मैथ और रीजनिंग में लग जाते हैं और बाकी टाइम नहीं दे पाते दूसरी चीज़ों को, इस चक्कर में फंस जाते हैं। तो अगर बहुत फंस जाएं आप, तो बैलेंस, किसी एक चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, किसी एक यूनिट को। और सारा गेम है ओवरऑल नंबर का, 40% पहले में आने चाहिए, उसके बाद ओवरऑल कितना काउंटिंग है, तो कहीं से भी आप बढ़ाएं, जो भी तरीके आपको लग रहे हैं कि आप रट्टा मार के बढ़ा सकते हैं, कुछ भी करके बढ़ा सकते हैं, उसको बढ़ा। बार 200-300 नंबरों के पेपर में पिछली बार 218 कट ऑफ थी यूआर की। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से, मैं मान के चलता हूँ कोई भी फाइट कर रहा है, तो 218 पिछली बार कट ऑफ थी। लगभग सीटें इस बार भी वैसे ही हैं जो बीएड की साथ एलिजिबिलिटी है। तो 220-225 मिनिमम आपका टारगेट होना चाहिए 300 में से। अब वो कैसे आप लेंगे, फर्स्ट पेपर में आपका क्या टारगेट होगा, सेकंड में क्या होगा, ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट पेपर में अगर 60 है तो सेकंड पेपर में कम से कम आपको 170 के आसपास, 165 के आसपास जाना चाहिए। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार तय कर सकते हैं। और ये जॉब के फायदे कितने हैं, मतलब? कई सारे फ़ायदे हैं। एक अच्छी सैलरी है इसमें, 4800 ग्रेड पे है। तो अगर आप आज की डेट में ज्वाइन करते हैं तो लगभग 85 से 90 हज़ार रुपये आपकी सैलरी बनती है, स्टार्टिंग सैलरी। आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लगभग हर बड़ा हॉस्पिटल दिल्ली का आपकी मेडिकल फैसिलिटी में कवर होता है। आपको, अगर आप फ्लैट लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, दिल्ली में एलिजिबल है। अगर आप यहाँ परिवार के साथ रहते हैं तो आपको शिक्षा और तमाम नए जीवन की शुरुआत यहाँ अच्छी मिल सकती है। बहुत सारे बच्चे जो केवीएस में नौकरी करते हैं, एनवीएस में करते हैं, वो छोड़ के यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ ट्रांसफ़र होता रहता है। केवीएस में आपको नौकरी मिलती हो सकता है कि आपको नॉर्थ ईस्ट या साउथ में मिले, और आप रहने वाले दिल्ली या यूपी के हैं। बिल्कुल। तो उस लिहाज से DSSS भी कई बार ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि यहाँ ट्रांसफ़र दिल्ली के भीतर ही होता है और ट्रांसफ़र बहुत जल्दी नहीं होता। और लोकेशन भी बहुत अच्छी है। लोकेशन भी बहुत अच्छी है। बाकी हर जगह की अपनी कुछ चुनौतियाँ होती हैं, यहाँ भी हैं। तो ये तो बातें हो गई लॉ के साथ, जो डीएसएसबी की लाइफ है, कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में। लगातार ऐसी वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे, और अगर लॉ से कोई सवाल है आपके या दूसरा कोई वीडियो चाहते हैं तो आपको कमेंट करके बताइए। इस वीडियो में इतना ही, लगातार ऐसे बने रहिए। जय हिंद।